नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है टॉप 25 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हमारा टेस्ट है ये दूसरा। दोस्तों हम डेली आपको टॉप 25 क्वेश्चंस की जो है सीरीज कराते हैं। हम अपनी सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज हमने जो फर्स्ट सीरीज दी थी वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज थी। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पीछे वाले एग्जाम में आ चुके थे और कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आगे वाले एग्जाम में आने वाले होंगे। लगभग हम इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आजकल एसएससी जैसा रूल दे रही है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें जैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन जो हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी चल रही है आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें, हम डेली हो सकता है कि 2 वीडियो डालें, 3 वीडियो भी 3 वीडियो तक भी डालते हैं, लेकिन 2 वीडियो तो पक्का ही हम डालेंगे ही डालेंगे। तो आप इस टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज करते हैं इसकी शुरुआत। तो गाइज अपनी सीरीज की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो आप उस पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी और आपके दूसरे भाइयों की भी मदद हो सके। गाइज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिलीव कीजिए मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? मतलब वंदे मातरम जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। किससे? आनंद मठ से जो है लिया गया है वंदे मातरम। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी वो गाइस संस्कृत भाषा में की थी। याद रखना गाइस, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना जो की थी वो संस्कृत भाषा में की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां अगला क्वेश्चन ये आ गया, इसमें फर्क करना गाइस आप। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसमें की थी? तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो, ये गाइस आप याद रखना, ये तो रामचरितमानस की बात चल रही है, वो रामायण की बात चल रही थी। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो अवधी भाषा में की थी, लेकिन रामायण की रचना जो वाल्मीकि जी ने की थी वो संस्कृत भाषा में की थी। तो इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क है गाइस, ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप रामायण की रचना आए और आप अवधी में करके आ जाओ। नहीं, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी संस्कृत में और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी अवधी भाषा में की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइस हम जितने भी डाउट आपके होते हैं उनको मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा डाउट रह गया है। अब यकीन मानिए कि साथ ही साथ आपको उसका उत्तर मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के संबंध में इनमें से क्या सही है? तो नीति आयोग, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। नंबर 2, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके प्रमुख होते हैं। इनमें से क्या सही है, ये पूछा गया है। तो गाइस बात करें कि इनमें से इसकी स्थापना योजना आयोग ने ही की है। नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग के द्वारा ही की गई है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इसके प्रमुख नहीं होते हैं। तो इसके प्रमुख होते कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनके प्रमुख होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके प्रमुख होते हैं योजना नीति आयोग के, और इसकी स्थापना किसने की है? योजना आयोग के द्वारा ही की गई है। तो इस प्रकार इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि वित्त मंत्री इसके प्रमुख नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो है वो इसके प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। फिर भी गाइस यदि इसमें कोई डाउट हो जाता है, हमारा कोई भी आंसर गलत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम कितना नॉलेज रखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है, क्यों? कारण क्या है? तो जो खतरे का सिग्नल लगता है गाइस, आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट सिग्नल लगे होते हैं वो रेड कलर की होती है, उसका कारण क्या है?
तो रेड कलर की होने का कारण है क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। जो लाल कलर होता है उसका बिखराव जो होता है वो न्यूनतम होता है, और बैंगनी कलर जो होता है उसका बिखराव अधिकतम होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको भी याद रखना कि न्यूनतम बिखराव किसका होता है, लाल कलर का होता है, और अधिकतम बिखराव किसका होता है, ये बैंगनी रंग का होता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कबूतर किसका प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और गाइस आप सबको पता होगा कि कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, कबूतर शांति का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बंग भंग आंदोलन जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है। तो बात करें यदि हम बंग भंग आंदोलन की, तो बंग भंग आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। बंग भंग आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन विभाजन लागू हुआ था, वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा था। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कड़ा विरोध होने लगा था, इस कारण वर्ष 1911 में ये आंदोलन जो है हमें वापस लेना पड़ा था। और यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया था, जो वर्ष 1912 में लागू हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब होता है गाइस हमारे चारों विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चारों विकल्पों की बात करें तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर जो हमारा ए सही हो जाएगा कि बंग भंग आंदोलन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू, जिस दिन विभाजन हुआ था उस दिन लागू हुआ था, और उसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हुई थी। कड़े विरोध के कारण 1911 में से वापस भी लिया गया था, और ये निर्णय कब हुआ था, जॉर्ज पंचम के दरबार में दिल्ली में, और ये लागू कब हुआ था, 1912 में लागू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझे पड़े थे। ये किस अधिवेशन में उलझे पड़े थे। तो गाइस नरमपंथी और गरमपंथी ये जो इनका जो बहिष्कार किया गया था वो किस अधिवेशन के दौरान किया गया था, वो किया गया था वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान जो है किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान किया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित क्या है। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण की यदि हम बात करें तो माधव गौडगिल पैनल और कस्तूरी रंगन पैनल दोनों ही पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस जितने भी हो सकते हैं हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें हम उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को आप जिसमें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप उस पर प्लीज़ आप उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व की बाहर संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो गाइज आप जानते हो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही जो है प्रोटॉन होते हैं परमाणु के अंदर। आप जानते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं परमाणु के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 7, तो पॉजिटिव सी बात है प्रोटॉन कितने होंगे 7 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे 7 होंगे। और आपने एक वो पढ़ा होगा फॉर्मूला A बराबर P+N। प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो किसके भार के बराबर होता है, परमाणु भार के बराबर होता है। तो इसमें परमाणु भार संख्या कितनी दी हुई है, इसमें परमाणु भार संख्या दी हुई है 18।
और P प्रोटॉन कितने हमारे पास 7, और क्या रहेगा हमारे पास न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब हम 18 में से 7 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि गाइस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्या हमारे परमाणु के अंदर जो है बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के अंदर बराबर होती है, लेकिन जो बाहर संख्या होती है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। क्या होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। A बराबर P प्लस एन फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास 7 है और न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो 18 में से आप 7 घटा दीजिए, सीधा आपका 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास प्रोटॉन कितने हो गए 7 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 11। तो इस प्रकार विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य सेल परिवर्तित करती है, किस प्रकार परिवर्तित करती है। सूर्य की जो सेल है वो किसको परिवर्तित करती है, तो सूर्य की जो सेल है गाइस वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसको, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारसेक किसकी इकाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये वेरी सिंपल क्वेश्चन भी है। तो पारसेक जो होती है गाइस वो दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष हो गई, पारसेक हो गई, ये सारी किसी दूरी मापने की इकाई है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, क्या कहलाती है। तो ऐसी प्रणाली गाइस न्यूनतम कोष प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूनतम कोष प्रणाली से कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गाइस ये क्वेश्चन फिर वही आगे जैसे हमने आपको भी ऊपर करके दिखाया, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी। तो गाइस यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता की बात होती है गाइस, कोई परमाणु कितना दान दे सकता है या कितना वो ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी, तो गाइस आपने एक नियम पढ़ा होगा कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में फिर 8, लेकिन यहां कितने हैं, 13 हैं। तो 13 हैं तो पहली कक्षा पूरी हो गई 2 के साथ, दूसरी कक्षा भी पूरी हो गई 8 के साथ, लेकिन अब तीसरी कक्षा में तो ज्यादा चाहिए, लेकिन इसमें 3 है तो ये 3 का दान दे सकता है, और दान देना या ग्रहण करना ही संयोजकता कहलाती है। तो ये कितने का दान दे सकता है, 3 का दान जो दे सकता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि यदि किसी तत्व की परमाणु भार संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता 3 होगी। यदि 12 होती तो 2 होती, और यदि 11 होती तो संयोजकता 1 हो जाती, और यदि 14 होती तो संयोजकता 4 हो जाती। तो इसी प्रकार गाइस आप संयोजकता निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है। तो सूखी सेल बनाने के लिए नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हो उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस यही मांगते हैं कि आप हमारे वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जिस भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हुए हो उस पर शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो हाथियों के संरक्षण से संबंधित जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम, उसकी शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि संयोजकता का हमने अभी आपको बताया कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, जितना भी वो दान दे सकता है या ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसमें पूछा कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी हो सकती है। तो कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में 2 हो सकती है। इस पर इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है गाइस, आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या करते हैं गाइस, जो सॉरी गाइस
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में परमाणु या जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का दान देते हैं। हमेशा याद रखना, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान दिया जाता है। हमने अभी आपको बताया कि जो 13 संख्या है वो 3 इलेक्ट्रॉनों का दान देगी, और यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती तो फिर ये गाइस जो है ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का दान दिया जाता है। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये अभी गाइस ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कास्टिक सोडा, और ये आपको याद भी होगा, कास्टिक सोडा का जो क्या होता है रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। ये गाइस अभी ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें से किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मैंने उनमें ये क्वेश्चन देखा था इसलिए आपके लिए उठाकर लाया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? चूहे जो आपके घर में हो जाते हैं उनको मारने के लिए जो दवाई प्रयोग की जाती है वो जिंक सल्फेट का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका मुख्य कार्य होता है जीव कोश की रासायनिक रचना को ठीक रखना। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली जीव कोश की रासायनिक रचना को ठीक रखती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? तो उबलते हुए तरल पदार्थ की जो सतह होती है उस पर वाष्प का जो दबाव होता है वो 760 मिलीमीटर पारे से कम होता है। कितना होता है? 760 मिलीमीटर पारे से कम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। काला जो छिद्र बनता है वो बाहरी न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बनता है। जब बाहरी न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता है तो ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है गाइस वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होती है तो इससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव आपने सुना ही होगा गाइस, ये जो है सर्दी वगैरह इनसे बचाने के लिए जो है एक घर सा बनाया जाता है खेत वगैरह के ऊपर, उसमें फसल जो है उसी हिसाब से मेंटेन की जाती है, उसका टेम्परेचर जो उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है जिस फसल को आप उगाना चाहते हो उसमें। ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत होती है वायुमंडल में, उसके कारण होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, गाइस ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो सारे के सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आता हो गाइस तो वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हो उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालिए उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।